नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात, जहां एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी आज सबसे पहले साबरमती जेल पहुंचे। वो अतीक अहमद से मिलना चाहते थे, लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी अनुमति असदुद्दीन ओवैसी को नहीं दी। जेल प्रशासन ने ओवैसी को यह कहकर मना कर दिया कि अतीक अहमद से केवल परिवार, रिश्तेदार और वकील ही मिल सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को होटल के बाहर भी रोक दिया गया। बाद में ओवैसी ने मीडिया को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम गुजरात चुनाव भी लड़ेगी। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर पलटवार भी किया। पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ओवैसी साहब। सर, ये बताइए, यूपी की राजनीति गुजरात के रास्ते हो रही है? नहीं, हम गुजरात को इसलिए आए हैं कि पिछले कॉरपोरेशन के चुनाव में जो आपने भी हमको हमारा इंटरव्यू लिया था, शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर कामयाब हुए, अहमदाबाद में, गोधरा में, भरूच में, मुडासा में। हम उनसे मिलने आए, शुक्रिया अदा करने आए जनता का, और वो कैसा काम कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी तैयारी कैसी चल रही है। संगठन के जिम्मेदारों से हमारी मुलाकात है आज शाम में भी। और अतीक साहब यहाँ साबरमती जेल में हैं, तो हम लेटर लिखे, ईमेल भी किए सुप्रीटेंडेंट साहब को साबरमती जेल के कि हमको मिलने की इजाज़त दीजिए। वो हमको मिलने की इजाज़त तो नहीं दिए। तो हम कम से कम जाकर सुप्रीटेंडेंट से मुलाकात करना चाहते थे कि भाई आप दूसरों को मिलने दे रहे हैं और हमको क्यों रोक रहे हैं। अतीक साहब से मिलना चाहते थे, तो वहाँ लोकल पुलिस ने हमसे कहा कि आप बाहर ही नहीं निकल सकते होटल के, डिटेन कर लेंगे। तो मालूम हो गया कि बीजेपी का इस तरह का बर्ताव हमसे वो जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है कि हमको अतीक साहब से मिलने भी नहीं दिया गया जेल में जाकर। यूपी में किसके साथ आपका अलायंस रहेगा? अभी तो हम राजभर साहब के साथ हैं, संकल्प मोर्चा के साथ हैं और पूरी तैयारी चल रही है। अब फिर हम 22 तारीख को संभल में हमारा एक मीटिंग है, फिर 25-26 को इलाहाबाद कानपुर में है, फिर 29 को नानपारा में। कंटिन्यूस हम जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यूपी की अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत ने आपको चचा जान कहा कि बीजेपी के चचा जान है आप। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये एक बात सच्चाई है कि मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की बातें ये लोग जुमले इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ मुसलमानों के बारे में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या ये मौसूफ हो। तो इससे इनका एक मानसिकता या इनका मेंटल माइंडसेट मालूम होता है, जिसमें मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत भरी हुई है, हेट्रेड भरी हुई है। तो इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। और चलिए अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में, पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण की। पंजाब में सियासी हलचल और तेज हो गई है। पंजाब में एक दलित का मुख्यमंत्री बनाया जाना कांग्रेस के नजरिए से बेहद अहम कदम है, लेकिन आगामी चुनावों के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरा बनाए जाने पर सियासत और तेज हो गई है। यह बात हरीश रावत ने की। पार्टी नेता सुनील जाखड़ ने सवाल उठा दिए। यह कहा कि यह तो चन्नी को कमजोर करने वाली बात है। विरोधी भी हमले से पीछे नहीं है। कांग्रेस ने कह दिया कि चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा पंजाब के जो सक्षम नेता हैं, चुनाव में पार्टी का वही चेहरा होंगे। अगर तो कांग्रेस आज ये डिक्लेयर करती है कि आगे जो इलेक्शन होगी 2022 की, वो चन्नी साहब की अध्यक्षता में लड़ी जाएगी, तो फिर तो पता चलेगा कि कितना को उनको इज्जत दी गई है, कितनी को इज्जत दी गई। ये लगता है कि ये केवल इनका पूरा चुनावी हथकंडा है। कांग्रेस ने दलित सिख को सीएम पद सौंप दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन से बदला ले लिया। कैप्टन ने भी निशाना साधा और सिद्धू को कुर्सी से दूर कर दिया। पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। तो क्या पंजाब में कांग्रेस का जो संकट था वो खत्म हो गया, सभी की मुराद पूरी हो गई? लेकिन क्या पार्टी में चल रहे विवादों का अंत भी हुआ? ये अभी भी यक्ष प्रश्न है। सिद्धू कैप्टन के आपसी मनमुटाव का नतीजा हुआ कि पंजाब को नया सीएम मिला, वो भी पहला दलित मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने बैलेंसिंग फॉर्मूला अपनाया, दलित के साथ साथ सिख समुदाय का भी ख्याल रखा और नाम पर मुहर लगते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ ले ली। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ रखांगा। लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक पहले सब कुछ ठीक ठाक वाले सवाल का एक जवाब मिला। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जाने वाले सुनील जाखड़ के एक ट्वीट ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह की एक और झलक पेश कर दी। सुनील जाखड़ ने प्रदेश प्रभारी हरीश रावत के बयान पर सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट किया, श्री चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के दिन श्री रावत का ये बयान कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़े जाएंगे हैरान करने वाला है। इससे न केवल मुख्यमंत्री की ताकत कम होगी बल्कि इस पद के लिए उन्हें चुने जाने की दलील को ही फिजूल साबित कर देगा। अब सुनिए कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत का वो बयान जो इस सवाल के जवाब में आया था कि पंजाब में आने वाले चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। सुनील जाखड़ इसी बयान पर सवाल उठा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर चेहरा सिद्धू होंगे तो बतौर दलित सीएम चन्नी को गद्दी सौंपकर कांग्रेस आला कमान इसे ऐतिहासिक फैसला कैसे बता रहा है। जाखड़ की इस बगावत को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। पार्टी नेता अमित मालवीय ने हरीश रावत के बयान को दलितों का सबसे बड़ा अपमान बता दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरे दलित समुदाय का बहुत बड़ा अपमान है। अगर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है महज उस नवजोत सिंह सिद्धू के आने तक गद्दी संभालने के लिए जो गांधी परिवार के वफादार हैं, तो ये दलितों के सशक्तिकरण के उस प्रचार को पूरी तरह बेनकाब करता है जो कांग्रेस कर रही है। शर्मनाक। इस मुद्दे पर अकाली दल ने भी हमले का मौका नहीं गंवाया। पार्टी ने कांग्रेस नेतृत्व से पूछ लिया कि क्या उनकी पार्टी चन्नी को 2022 चुनाव का चेहरा बनाएगी। अगर तो कांग्रेस आज ये डिक्लेयर करती है कि आगे जो इलेक्शन होगी 2022 की वो चन्नी साहब की अध्यक्षता में लड़ी जाएगी, यही चेहरा होगा आगे भी, तो फिर तो पता चलेगा कि कितना को उनको इज्जत दी गई है, कितनी को इज्जत दी गई। नहीं तो वरना तो सारी राजनीति पंजाब की जनता समझती। अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। निष्ठा रखांगा। मतलब जिस दलित दांव से कांग्रेस आलाकमान ने सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को किनारे किए, अब उसी दांव से सुनील जाखड़ कांग्रेस आलाकमान को घेर रहे हैं। सुनील जाखड़ भी सीएम की रेस में आगे चल रहे थे, मगर गैर सिख होना उनके खिलाफ चला गया। सूत्रों की माने तो सिख बनाम हिंदू विवाद के सामने आने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पसंद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ थे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू जाखड़ के नाम पर तैयार नहीं हुए। जाखड़ के नाम का दिग्गज नेता अंबिका सोनी ने भी कड़ा विरोध किया था। अंबिका सोनी सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए बैटिंग कर रही थीं। सूत्रों की माने तो सिद्धू रंधावा के नाम का भी विरोध कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस ने चन्नी को दलित सीएम बनाकर इतिहास रचने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट से फिर से कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े को उजागर कर दिया है। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को 2022 के चुनावों का चेहरा बनाए जाने वाले बयान पर नाराजगी जताने वाले सुनील जाखड़ ने अब कहा है कि वो किसी से नाराज नहीं है। उनसे खास बात की आज तक संवाददाता कवलजीत कौर संधू ने। सीनियर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने आज सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं, उन्हीं पर बात करते हैं। सर, हरीश रावत पे भी आपका एक कमेंट है और साथ में अगर हम बात करें एक और ट्वीट है जहां पे आपने कहा था कि जहां पे
कास्ट और कम्युनल लाइंस नहीं होने चाहिए। तो दोनों पे ही आपसे पूछना चाह रहे हैं। पहला, हरीश रावत के स्टेटमेंट से क्या आप सहमत नहीं हैं? नहीं, सहमत नहीं हूँ। देखिए, आज जब कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हाईकमान ने, राहुल जी, सोनिया जी ने हमारे विधायक दल की रिकमेंडेशंस और उनकी सजेशंस लेके जब चन्नी जी को एक जिम्मेवारी सौंपी है, ना सिर्फ उन्हें बधाई देने का परंतु उनका हौसला बढ़ाने का समय है। आज राहुल जी उनके शपथ ग्रहण समारोह में चंडीगढ़ आए, विशेष तौर पे सारी पार्टी आज उनके साथ एकजुट खड़ी है और सारा एक नए जोश और उत्साह आज पार्टी के अंदर है। और आज पूरा पंजाब जो है, और खास करके सभी लोग और पिछड़े हुए जो वर्ग के कमजोर लोग हैं, वो आज आस की किरण उनमें और दोबारा से प्रज्वलित हुई है, मजबूत हुई है कि वो रहेंगे। आज उनके हाथ मजबूत करने के बजाय अगर इस किस्म के गैर जिम्मेवाराना बयान एक इतने बड़े सीरियन लीडर से आ जाते हैं तो उस पर कुछ शंकाएं उठ जाती हैं। आज उन शंकाओं से दूर करके मजबूती का समय है। तो मैं इस बात को लेकर चिंता कांग्रेस वर्कर के तौर पे जाहिर की और मैं समझता हूँ राहुल जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया होगा और इस किस्म के जो बयान हैं उनसे बचा जाए। आज तो आपको लगता है कि इससे क्या स्ट्रेंथ मिलती है सिद्धू के फेस को के 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें उनका चेहरा होगा? और उसमें भी क्या आपत्ति है, क्योंकि कैप्टन साहब जिस तरह से गए और जिस तरह से उनकी भारी हुई और फिर इस्तीफा हो गया, एक तरह से लग रहा है कि एक डीप डिवीजन है कांग्रेस पार्टी। कोई किसी किस्म की डिवीजन नहीं है जी, पार्टी एकजुट खड़ी है और पार्टी इज सुप्रीम। व्यक्ति विशेष आते हैं चले जाते हैं, आज सुनील जाखड़ का कोई मायना नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों की आस उम्मीद बंधी हुई है। पंजाब में दलित वाली राजनीति तेज हो गई है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं आए। सवाल यह कि पार्टी का जो अंदरूनी विवाद है कांग्रेस उससे कैसे निपटेगी। कि मैं पंजाब राज ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ मैं कोई मामला पंजाब राज के मंत्री वजों मेरे विचार दीन लिया जाएगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ज्ञात होएगा। राजभवन में शपथ ग्रहण पूरा हुआ और इसी के साथ पंजाब को मिल गया पहला दलित मुख्यमंत्री। कल सीएम पद के लिए नए नाम पर सस्पेंस खत्म हुआ और आज करीब 11:15 बजे शपथ ग्रहण भी पूरा हो गया। ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ना प्रकट करा। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ साथ ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम चन्नी के साथ ओपी सोनी और रंधावा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस के इस बदलाव पर सवाल तब उठा जब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। पार्टी ने उन्हें भी बुलावा भेजा था, लेकिन राजभवन तक राहुल गांधी और सिद्धू आए, सुनील जाखड़ आए, हरीश रावत और कांग्रेस के कई दिग्गज भी पहुंचे, लेकिन नाराज कैप्टन ने दूरी बना ली। पंजाब में आपसी कलह के लंबे दौर से जूझती कांग्रेस ने दलित सिख चरणजीत चन्नी के रूप में तुरुप का पत्ता चला। पार्टी की नजरें आगामी विधानसभा चुनाव पर हैं, लिहाजा चन्नी को सीएम पद सौंपकर पार्टी ने दलित और सिख वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नू जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी नू जी दे पल्ले कुछ नहीं सी, जिस घर च जम्मिया ओदे उपर छत नहीं सी प्रॉपर, थल्ले मेरी मां टोबे चों मैं नाल जांदा सी, टोबे विच ते असी गारा लेके आउंदे सी, विच तूड़ी पा के मिला के मेरी मां ने साडा फर्श लिखा। पंजाब में दलित आबादी करीब 32% है। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। हालांकि उम्मीदों के मुताबिक कैप्टन की नाराजगी दूर नहीं हुई। सिद्धू सीएम नहीं बने, फिर भी कैप्टन ने कांग्रेस का न्योता कबूल नहीं किया। अब सवाल है कि कांग्रेस कैप्टन के गुस्से से कैसे उभरेगी, क्योंकि वो अभी भी पार्टी में है
और चुनाव सिर पर है। बगावत की ये बयार कांग्रेस को महंगी पड़ सकती है। कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है। अब वो अपनी गाड़ी पे कौन सा इंजन लगाए, ये उनका सोच है। विपक्ष अभी से सवाल उठाने लगा है, लेकिन असल चुनौती चरणजीत सिंह चन्नी के सामने है। पहली चुनौती कम समय में पार्टी की छवि सुधारने की है। दूसरी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से उबरना है। तीसरा चैलेंज कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म करना है। चौथा और अहम चैलेंज दलित सिख वोट को पक्ष में करना है। पांचवी चुनौती किसान और बिजली का मुद्दा है, जिसे लेकर सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर को घेरते रहे और सवाल उठाते रहे। कांटे हैं पंजाब की सियासी राह में। कांग्रेस का ये दांव चुनाव में कितना कारगर साबित होता है, इसका इंतजार रहेगा। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। विधानसभा चुनाव सिर पर है, कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब प्रश्न यहां यह उठता है, क्या पार्टी अपनी कुर्सी बचा पाएगी, सरकार बचा पाएगी? क्या पंजाब में किला ढहने से बच जाएगा? क्या 2022 में एक बार फिर पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाकर लौट पाएगी? यह एक बड़ा प्रश्न है। निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं इतना एक भी खत्म। This man is a wrong choice and this man is completely will destroy the party. National security की प्रॉब्लम होगी हमारे इसके साथ। विधानसभा चुनाव सिर पर है, कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। सवाल है कि क्या पार्टी अपनी कुर्सी बचा पाएगी? क्या पंजाब में किला ढहने से बच पाएगा? क्या 2022 में फिर कांग्रेस सरकार बना पाएगी? क्या मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सहारे कांग्रेस की हसरत पूरी हो पाएगी? कांग्रेस को अभी इन सवालों से जूझना चाहिए था, क्योंकि चंद महीनों की बात है जब कुर्सी की लड़ाई तेज हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच पंजाब कांग्रेस के दो दिग्गजों ने असली लड़ाई से पहले आपसी लड़ाई को मान का मुद्दा बना लिया है। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। जब विवाद की शुरुआत हुई तब कैप्टन अमरिंदर सीएम थे और सिद्धू तब से अब तक पंजाब कांग्रेस की कप्तानी संभाल रहे हैं। लेकिन दोनों की तलखे इस कदर बढ़ी कि कैप्टन को कुर्सी की कुर्बानी देनी पड़ी। पार्टी आला कमान ने अमरिंदर को सॉरी बोल दिया। That becomes a case of national security, and because we have हमारा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है फ्रॉम पठानकोट टू फाजिलका, एंड वहाँ हमारा और देश का बॉर्डर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर इज द सेम। एंड मैं जानता हूँ इसको, ये इतना क्लोज है पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ कि आई विल नेवर अलाउ इट। इट इज नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया। सिद्धू से लगातार जुबानी जंग के बाद कैप्टन पर दबाव बढ़ता गया। सिद्धू ने कई दफा कैप्टन की दिल्ली दरबार में शिकायत की। पार्टी आला कमान ने भी दोनों धड़े से बात की, विधायकों से रायशुमारी की। एक वक्त सिद्धू ने तो पार्टी हाईकमान को भी दो टूक जवाब दे दिया था। कह दिया था कि फैसला लेने की छूट नहीं मिली तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मॉडल दे उत्ते इन्हां लोकां दियां आसां दे उत्ते खरा उतरूं। मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दूं, लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लैण दोगे तो फिर मैं इतना एक भी खत्म। समय बीता, सिद्धू और कैप्टन में दरार बढ़ी, तलखी तेज हुई और बात इस्तीफे तक आ गई। कैप्टन ने रूठे मन से कुर्सी त्याग दी। जाते जाते दिल की बात जुबान पर ला ही दिया। कांग्रेस पार्टी का फैसला जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम। वो मेरा काम नहीं है, वो दैट इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है जिसको बनाना चाहते हैं, लेकिन सिद्धू को नहीं। आई विल अपोज सिद्धू। शायद कैप्टन के इसी गुस्से को कांग्रेस आला कमान ने ध्यान में रखा। सीएम कौन होगा, इस पर भी दोनों खेमे में तनाव दिखा। आखिरकार जब चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर
आलाकमान ने मुहर लगाई तो कैप्टन ने उन्हें बधाई दी। यानी कैप्टन को तसल्ली रही कि सिद्धू को पंजाब की कमान नहीं सौंपी गई और उनका मकसद पूरा हो गया। लेकिन चन्नी को सीएम बनाना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मंजीत सहगल और कमलजीत संधू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हम आपको सीधे लिए चलेंगे रूस की राजधानी मॉस्को से लगभग 1300 किलोमीटर दूर पर्म यूनिवर्सिटी। आज सवेरे यहां जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। सुरक्षा बलों ने गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार तो कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि गोलीबारी पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई। हमलावर यूनिवर्सिटी का ही एक छात्र है। इस गोलीबारी की वजह को तो अभी नहीं बताया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो व्यक्ति है, हेलमेट पहना हुआ है, इसने एक बंदूक लेकर आया। रूस की सोशल मीडिया में कुछ डिटेल्स आई हैं जिसमें इस व्यक्ति ने दावा किया है कि काफी समय से वो इस गोलीबारी के बारे में सोच भी रहा था और आज हथियार लेकर यूनिवर्सिटी में आया। यूनिवर्सिटी में अब से थोड़ी देर पहले अधिकारियों ने छात्र छात्राओं से कहा था कि वो कमरों के दरवाजे बंद कर लें, सुरक्षित रहें। पुलिस और सुरक्षा बल यूनिवर्सिटी पहुंचे और इस शख्स को हिरासत में ले लिया। और दूसरी बड़ी खबर, क्या तालिबान इस समय पस्त है, मुश्किल में अफगानिस्तान की जनता है? विस्तार से करेंगे इस पर चर्चा। अफगानिस्तान में महिलाओं ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया है, उठा लिया उन्होंने झंडा। तालिबान कुल जमा 35 दिनों में अब पस्त नजर आने लगा है। उसका विकास पस्त होने का बस ये जो नकाब है ना, ये उतर रहा है, क्योंकि महिलाओं के हक को लेकर जितने भी दावे तालिबान ने किए थे वो सब खोखले और झूठे साबित हो रहे हैं। नतीजा ये कि महिलाएं तालिबान सरकार के खिलाफ बेधड़क सड़कों पर उतर रही हैं। आधी दुनिया को हक नहीं देना चाहता तालिबान। महिलाओं के हकों का ढकोसला करता है तालिबान। आतंकी संगठन के नापाक इरादे होने लगे बेपर्दा। महिला मामलों के मंत्रालय पर भी ताला। ये कड़वी यादें चंद रोज पहले की हैं और इनका वास्ता काबुल से है। तालिबान की सरकार आने के बाद महिलाओं पर जोर जुल्म का सिलसिला पहले हफ्ते में ही शुरू हो गया था। साफ हो गया था कि तालिबान महिलाओं के हकों को लेकर बातें चाहे बड़ी बड़ी करें, लेकिन उसके असल इरादे कुछ और हैं। तस्वीरों ने गवाही दे दी कि तालिबान की सोच न बदली है और न बदलेगी। इसके बावजूद अफगानिस्तान में महिलाएं दम साधे इस बात का इंतजार करती रहीं कि तालिबान को अक्ल आएगी और वो अपने वादों के मुताबिक महिलाओं के लिए कुछ नरमी दिखाएगा। लेकिन अब ये उम्मीद धुंधली हो रही है और यही वजह है कि काबुल की सड़कों पर नारेबाजी करने के बाद ये महिलाएं महिला मामलों के मंत्रालय की उस इमारत के बाहर पहुंची जिस पर अब ताला जड़ा जा चुका है। और ये देखिए कैसे एक तालिबान लड़ाका महिलाओं को वहां से भगाने की कोशिश कर रहा है। इसी तस्वीर से तालिबान की सोच जाहिर होती है, जो विरोध की किसी आवाज को नहीं सुनना चाहता। सड़कों पर उतरी ये महिलाएं इस बात की गवाह हैं कि महिला सुरक्षा से लेकर
उनको हक देने के मामले में तालिबान के सारे वादे और सारी बातें हवा हवाई निकली। काबुल पर सड़कों पर नारे लगाती ये महिलाएं अपना हक मांग रही हैं। ये शिक्षा से लेकर सियासी फैसलों में हिस्सेदारी चाहती हैं, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। महिलाओं पर प्रतिबंध लगाकर और लड़कियों को घर में कैद करके आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते। अब अफगानिस्तान की महिलाएं 26 साल पहले जैसी महिलाएं नहीं हैं। अब जरा इस तस्वीर पर नजर दौड़ाइए। ये जगह सुनसान वीरान है, जिसके आगे से एक ठेला गाड़ी गुजर रही है। असल में ये जगह गुलजार होनी चाहिए थी। ये काबुल में महिला अधिकार मंत्रालय का दफ्तर है। अब इस पर ताला है। वही मंत्रालय जिसको अब तालिबान ने बंद करके अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। हमारी तालिबान सरकार से उम्मीद है और मांग है कि कम से कम एक अदद मंत्रालय को तो बरकरार रखा जाए, जिसका वास्ता महिला अधिकार से है। तालिबान ने महिला अधिकार मंत्रालय बंद कर दिया है। इसकी जगह सद्गुण प्रचार और अवगुण रोकथाम मंत्रालय खोला गया है। तालिबान पर किसी को भरोसा नहीं है। हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो तालिबान को सत्ता में लाने में सबसे ज्यादा ताकत झोंके हुए था और आखिर में अपने इरादों में कामयाब रहा था। तालिबान को सत्ता तक पहुंचाने में पाकिस्तान ने भले ही बड़ा रोल निभाया हो, लेकिन अब पाकिस्तानी महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई है। पाकिस्तानी महिलाओं का कहना है कि तालिबान को महिलाओं को उनके हक देने चाहिए। कह तो वो यही रहे कि हम इनको तालीम के पूरे मौके देंगे, पूरी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो सूरत हाल थी उससे दुनिया बड़ी खाइफ है और दुनिया बड़ी तवज्जो के साथ ये चीज़ देख रही है कि तालिबान किस तरह अफगानिस्तान को जज करते हैं और किस तरह अफगानिस्तान का मैकेनिज्म चलाते हैं। उनको जो है वो अपने पिछली जो गलतियां हैं उससे उनको बहरहाल सबक हासिल करना पड़ेगा, इसलिए कि जो उन्होंने लास्ट टाइम खवातीन के साथ किया था और अभी भी बहुत सारी सूरत हाल, खासतौर पर खवातीन जर्नलिस्ट के साथ जो सूरत हाल है कि उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो नहीं है। इसके अलावा उनको बाहर निकलने की पाबंदी, जॉब करने के लिए वो अभी एक तरह से खौफ का और एक बेयकीनी की सूरत हाल है। सचमुच अफगानिस्तान में महिलाओं के हालात ठीक नहीं हैं। महिलाओं के नए दौर के कपड़े बाजारों में सजे हैं, लेकिन खरीदारी के लिए गिनी चुनी महिलाएं ही नजर आ रही हैं, वो भी सिर से पैर तक ढकी हुई। हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि काबुल में ब्यूटी सैलून आज सूने पड़े हैं। मेकअप आर्टिस्ट के आगे रोजी रोटी का संकट आ गया है। 2 महीने पहले दुल्हनें मेकअप कराने आती थी, यहाँ रौनक रहती थी, लेकिन अब डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलता। सचमुच अफगानिस्तान में महिलाओं को एक नई सुबह का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अगर तालिबान प्रशासन की बात करें तो आंतरिक कलह की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान प्रायोजित हक्कानी नेटवर्क, दूसरी तरफ कंधारी तालिबान। सरकार चलाने में नाकाम साबित हो रहे तालिबान के आगे एक से बढ़कर एक और चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। अब अनाड़ी तालिबान जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाने बना रहा है। एक तरफ बात करप्शन की तो दूसरी तरफ माफिया सिंडिकेट की। उधर अंदरूनी कलह सरकार को एक कदम आगे बढ़ाने भी नहीं दे रही है। उम्मीदों का आसमान सजाकर, अपने असली इरादों को छुपाकर और पाकिस्तान जैसी विदेशी ताकतों की मदद से तालिबान ने सत्ता तो कब्जा ली, लेकिन अब सरकार चलाना और अफगानिस्तान की उम्मीदों पर खरा उतरना उसके बस से बाहर लग रहा है। जरा अफगानिस्तान के मेयर की बात सुनिए, जो काबुल समेत शहरों में जमीनों पर कब्जों से पस्त नजर आते हैं। نو یو موږ د ساختمانونو چاري موږ مطلق وزندولې د ته مو هم نه دي کتل شي یا د په پلاني ساحه کې د په غیر پلاني ساحه کې ده یا دا کار قانونا مجوز لري یا نه لري، بلکې د میډیا لاري موږ اعلان ورته وکړو چې تر 2 امر پوري باید د ملکیتونو چاري او د ساختمانونو چاري دا ودرېږي. نو هغه تر هغه وخت پورې چې اداري په کال پیل وکړي
هغه اداره مثلا لکه د کابینې اعلان هم څه وخت وځنډېدو او بیا وروسته هم لا تر اوسه هم ډیرو ادارو کار ته پیل نه ده کړی، نو چې ټولې ادارې کار شروع کړي لکه شهرسازي او اراغدي او ملکیتونه محکمه زموږ ډیر کارونه له دغو سره بندېږي، نو هغه ادارې لا تر اوسه نه دي خلاصې شوي. موږ هم لا تر اوسه نه دي ساختمان اجازه چاته ورکړې ده او نه مو د ملکیتونو په چارو کې هر قسم کار یا لکه استملاک ورسره تړلی ده یا توزیع ورسره تړلې ده، هغه کارونه موږ د پیلن لپاره ځنډولي دي. تر دغه وخته موږ په دغه شپږو محورونو باندې کار کړی ده او د اوس जोर जुल्म से सत्ता कब्जा लेने वाला तालिबान अब माफिया से हार रहा है, अपनी लाचारी जता रहा है। सड़कों पर गुमटियों में तालिबानी झंडे तो बिक रहे हैं, लेकिन इसका सफेद रंग असल जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। एयर स्ट्राइक से तबाह हुए इन घरों को देखिए, जहां तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। लोग मायूस हैं। काबुल के कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। देश संभालने और आगे की योजना बनाने की जगह तालिबान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को दोष दे रहा है। کور باندې سالته متاسفانه خځې ماشومان او لویان شهیدان شول، 10 نفره مقابل د برید وغاند او بیا هم غندو دا د بشري نورمونو خلاف کارو او له امریکا او نور نړۍ څخه غواړو چې داسې قضیو په مخنیوي کې جدي واوسیږي، ځکه د خلکو ژوند سره لوبې کول او داسې په بې احتیاطه توګه حملې کول د انساني ناورین پیښوي او امریکایان باید د خپلو تیرو او کړنو چې ظلمونه سوي وژنې سوي دي هغو ځواب باید ووایي او افغانانو سره په بېلابېلو برخو کې باید همکاري ولري چې دغه جبران چې د دوی د کوم خلک چې وژلي دي او ظلمونه سوي دي. तालिबान की आज जमीनी हकीकत ये है कि अमेरिका और नेटो से 20 साल तक जूझने वाला ये देश अंतर्विरोधों और आपसी कलह से बुरी तरह घिर गया है। 2 गुट बन गए हैं। इनमें एक हक्कानी ग्रुप की अगुवाई वाला सख्त गुट है जो हर हाल में शरीयत के अनुसार सख्त नियम कायदे थोपना चाहता है, और दूसरी तरफ उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का गुट है जो समावेशी सरकार की आवाज उठा रहे थे। तालिबान ने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार के स्वरूप को लेकर आज तक मतभेद बने हुए हैं। बरादर की दलील थी कि समावेशी सरकार बने, ज्यादा लोगों की भागीदारी हो ताकि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने में आसानी हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का तैयार किया हुआ हक्कानी नेटवर्क है जो इसके खिलाफ है। हक्कानी नेटवर्क के खलीलुर रहमान हक्कानी पुरातन पंथी नियम कायदे चाहते हैं। इसके बाद दोनों गुटों में झड़प हुई और मुल्ला बरादर ने खुद को बहुत ही अपमानित महसूस किया और वो काबुल छोड़कर कंधार चले गए। उन्होंने वहां तालिबान के सुप्रीम नेता समझे जाने वाले मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा से मुलाकात की। विवाद अब तक नहीं सुलझा है और दिन गुजरते जा रहे हैं, और इस बीच अफगानिस्तान के अवाम खून के आंसू रो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।